बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज से ठीक पहले नेताओं के कड़वे बोल पर इलेक्शन कमीशन का हंटर चल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर बिगड़े बोल के लिए जवाब मांगा गया है। साथ ही बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेजे गए हैं। इन सभी लीडर्स को आगामी 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आज बेबाक मुंसिफ में इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े लीडर्स के और अच्छे लीडर्स के बोल अचानक से कैसे बिगड़ जाते हैं। साथ ही लोकसभा के दूसरे फेज की तैयारियों पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेकंड फेज तक किस तरीके से जो है वो सियासत पलटी है। सेकंड फेज आते आते कैसे मुद्दे अचानक गायब हो गए, कैसे हिंदू मुस्लिम और दूसरी चीजें या दूसरे मुद्दे वो हावी हो गए और अचानक से आगे आ गए। बहरहाल इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के शुभेंदु शेखर जी, कांग्रेस से बिल्लाइया नाइक तेजावत जी, बड़ा टिपिकल नाम है इनका, तो ये कांग्रेस से रहेंगे, और समाजवादी पार्टी से गौरव चाचरा जी हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहला सवाल सीनियर सहाफी दिनेश शर्मा जी आप ही से हम करेंगे। पहले फेज के पहले भी हम बात करें, कई बार साथ जुड़े हैं, कई बात जो है की है हमने, कई बार चर्चा भी की है, और मुद्दे जो थे वो डेवलपमेंट के चल रहे थे और तमाम ठीक ठाक बातें चल रही थी। फिर अचानक जो है पहले फेज के बाद हिंदू मुस्लिम का मसला आ गया और खासतौर से मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई। बहरहाल फिर पाकिस्तान और बाबर, बहुत सारे इश्यूज फिर बीच बीच में आ गए। सेकंड फेज तक आते आते आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बड़े लीडर्स के बिगड़े बोल सामने आए हैं, आपको उन्हें सुनकर के कुछ अचरज लगा, कुछ अचंबा हुआ, कुछ मतलब जो है वो अजीब लगा, या फिर लगता है आपको कि हर इंतखाबात में, हर इलेक्शन में बड़े लीडर्स के, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी अच्छा लीडर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाता है जो किसी को ठेस पहुंचा देता है? क्या कहेंगे? बनी साहब, अभी आपने जो इससे पहले कहा है जी, मैं अपने को उससे एंडोर्स करता हूँ जी। आपने जो बोला है वो बेहद और बेहद चिंताजनक विषय है जी। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बिगड़े बोल एक देश के अंदर कहीं पर निराशा पैदा करते हैं जी। कहीं पर उत्साह और कहीं पर बहुत गहरी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। लेकिन हमने आप ही के चैनल पे इससे पहले कई बार कहा है जी कि सोनिया गांधी जी से लेकर अखिलेश यादव तक, राहुल गांधी तक, प्रियंका तक, बिल्कुल ठीक है, इन लोगों ने और बीजेपी के और लोगों ने भी देश में जिस राजनीति की शुचिता की एक आवश्यकता महसूस की जाती है उसको ऐसे मौकों पर निराश किया है। ये हवा नहीं चलनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसके अंदर सबको लेकिन एक दायरे में रहकर अपनी बात करने और वोट मांगने का अधिकार है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। एक बार फिर सिद्ध हुआ कि इस देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं हो पाता है। इस बार भी कुछ समय चुनाव में विकास की बयार चली, भाजपा के नेताओं ने, सरकार के लोगों ने अपनी बात कही, विकास, हम विकास के उस पर लड़ेंगे। यद्यपि बीजेपी के लोग अधिकांश विकास की बात ही करते हैं, उनका मेन मुद्दा यही है, लेकिन ये मुद्दा पटरी से उतर रहा है और ये हिंदू मुस्लिम पर उतर रहा है। बिल्कुल, ये आप भी मानते हैं? हाँ, ये कहने में कुछ संकोच नहीं है जी। देश हिंदू और मुस्लिम की तरफ बढ़ रहा है। ये इलेक्शन, अब अगर आप ये सोचें कि धर्मनिरपेक्षता और किसी ऐसे विषय पर ये इलेक्शन जाकर टिकेगा, मुझे इसकी संभावना कम रहती है। मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन अभी और जहरीला होगा। आप कह रहे हैं कि जो तलखी है वो अभी और ज्यादा बढ़ेगी, जो बयान है वो बड़ी सख्त होंगे। हालांकि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, मेरा ख्याल कि ऐसे मौके कम ही आते हैं जब प्राइम मिनिस्टर को या उतने बड़े ओहदे के किसी शख्स को कोई नोटिस जारी किया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। चूंकि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई थी, वेरी नेक्स्ट डे कांग्रेस के बड़े लीडर्स गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और राहुल गांधी के खिलाफ भी जो है बीजेपी के लीडर्स गए थे शिकायत करने। तो जाहिर तौर पर चूंकि ये आपने एक बड़ी बात कही, आप ये कह रहे हैं कि अभी और तलखी आएगी, अभी और मुश्किल बातें जो है वो सुनने को, या कड़वी बातें सुनने को मिल सकती हैं। हालांकि बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए थी, बात रोजगार की होनी चाहिए थी, बात महंगाई पर ही होनी चाहिए थी, बात कैसे सब मिलकर के
इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, सोने की चिड़िया बनाएं, उस पर ही टिकी रहनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि वैसा नहीं हुआ और सेकंड फेज से ठीक पहले नेताओं के बोल बिगड़ गए। क्या कहेंगे साहब? मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। देखिए, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरे दिल में मतलब बहुत प्यार है, कोई नफरत नहीं है, मैं मोहब्बत बांटना चाहता हूं। हालांकि मोहब्बत की दुकान तो अभी पिछले साल ही उन्होंने खोली थी, ठीक है साहब, मगर पार्लियामेंट के अंदर कई साल पहले बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, और वो जा करके गले भी मिल लिए। बल्कि लोगों ने कहा कि गले मिले या गले पड़े ये एक अलग विषय है, मगर हुआ था वो सब। फिर अचानक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा वो इस्तेमाल करने लगते हैं, तू तड़ाक की जबान इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या कहेंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या किसी लीडर को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक ओहदा होता है, उसका मान सम्मान रखना पड़ता है, क्या ऐसी जबान का इस्तेमाल करना चाहिए जो अभी राहुल गांधी ने की? मैं नमस्कार, प्रणाम आपको और जो भी पैनल में है सबको मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री जी 10 साल से 2 बार चुनाव जीते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बहुत बड़े बड़े बातें बोले थे, बहुत बड़े बड़े मुद्दे रखे थे देश के सामने जी। आज 10 साल के बाद चुनाव की लड़ने का मौका आ गया तो फिर भड़काऊ भाषण का शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री जी 10 साल का हिसाब दो ना, कितने नौकरी दिए जी, कितने रोजगार दिए, कितने नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, कितने लोगों का तरक्की हुई, और कितने दलित को आप ऊपर लाए, कितने ओबीसी, छाती छीन के बोलते रहते हमारे प्रधानमंत्री जी, कितने ओबीसी को आप आगे बढ़ाए। जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया जी, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, उस दिन से प्रधानमंत्री जी बौखला रहे हैं। पहले चरण का चुनाव में, अब देखिए आप भी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि बौखला रहे हैं। अब फिर तो जब वो खुद उनकी भाषा में देखिए, लोग बौखलाने का कोई गलत शब्द नहीं होता। बौखला के आप किसके लिए बोल रहे हैं? मतलब आप अपने बड़े के लिए, मतलब शब्द नहीं है। देखिए, हमें ये सिखाया और बताया जाता है बचपन से ही कि जब हम किसी बड़े के लिए बात कर रहे हो, अपना बड़ा हो या किसी का भी बड़ा हो, वो तो देश के बड़े हैं साहब, देश के चुने हुए मुखिया हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके लिए बौखलाए जैसा इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल मेरा ख्याल के अवॉइड करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अब देखो, प्रधानमंत्री खुद डर रहे हैं, चुनाव से डर रहे हैं, जनता से डर रहे हैं, हार से डर रहे हैं। उनके दिल में डर का माहौल आ गया, इसीलिए आज राजनीति मजहब के नाम पे जाना चाह रहे हैं जी। ये गलत हो सकती है। मैं इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं, आप 10 साल से क्या किए वो बताओ, उससे वोट लो और एक बार हराओ। जनता आपको और एक बार वोट दिए तो अच्छा है, मगर कहां से देगी? आप डर के मारे, आप हारने के डर से आप जनता को भड़काने का काम किया तो कैसे हो सकता? ठीक है, आज भी उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं? किधर गए 15 लाख रुपए? कौन सी 15 लाख का तो मेरा जिक्र बंद कर देना चाहिए। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं, मुझे कई बार ये कहना पड़ा है पिछले 15-20 दिन में, वो 15 लाख का जिक्र इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि उस पर तो अमित शाह कह चुके थे कि वो चुनावी जुमला था, वो जुमला जो है वो करार दे चुके हैं खुद अपनी बात को। तो मेरा ख्याल कि उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, दूसरे इश्यूज वाकई गंभीरता से और संजीदगी से उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, मगर ये 15 लाख वाला मसला उसको वो जुमला बता चुके हैं खुद ही। ऐसा कम होता है जब कोई नेता अपनी पार्टी के बड़े नेता के बारे में उस बात को जुमला बताए, ऐसा कम ही होता है। मगर अमित शाह के चलिए ये ईमानदारी समझी जाए उनकी कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से टेलीविजन पर बैठ के कहा था भाई वो जुमला उसको छोड़ दीजिए, ये उन्होंने कहा था जी। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूं। अब देखो, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा उन्होंने खुद किए थे, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, और 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आज भी रोड पे क्यों घूम रहे हैं डिग्री लेके बच्चे लोग? उनका खाना पीने का क्या हुआ? आप बोलते हैं पूरा देश को वैक्सीन दे दिए, उससे पहले तो पूरे बहुत बार वैक्सीन दिए ना, कोई पैसे लेके दिए क्या? फिर आज क्यों उसका ऊपर इतना जोर लगा रहे, हम खुद लाए बोल के? आप गरीब जा रहे हैं तो रोड बंद कर दिए, बस बंद कर दिए, ट्रेन बंद कर दिए, कितने लोग मर गए। है वेलफेयर का, तो अगर अच्छा काम करती है तो वो उसकी तारीफ करेगी, और अगर वो बुरा काम करती है तो अपोजिशन जो है उसकी मुखालफत करती है या उसका विरोध करती है या उसकी बुराई करती है। तो ये तो सब चलता है, तमाम लोग करते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा, चूंकि समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ हैं गौरव चाचरा जी, और जाहिर है बीजेपी से जो है हम आखिर में जवाब लेंगे। पहले
तीनों लोगों का हम जो है वो रिएक्शन ले लें। गौरव जी क्या कहेंगे? देखिए आज जो है अखिलेश यादव भी पर्चा भरने गए थे और मतलब जो है वो कन्नौज से पर्चा भरा है। इत्र की खुशबू जो है वो चारों तरफ महकती है। कन्नौज का जो इत्र है वो पूरी दुनिया को, ना सिर्फ मुल्क को बल्कि विदेशों में भी वो मशहूर है साहब खुशबू के लिए। मगर वहाँ पर भी वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है। देखिए बात ठीक है, मतलब जो है वो सब नेताओं को बोलने का हक है, मगर कितना, कब, कहाँ, कैसे बोलना है, मेरा ख्याल के वो आपको लगता है कि उसका हिसाब किताब खुद नेता अगर रखेंगे ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर आपने देखा होगा कितना गिर गया जी। ये कब गिरावट आई? पहले चरण के बाद, जब पहले चरण के चुनाव में इनको अपनी करारी हार सामने नजर आई जी। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा देखी। कहां पहले एक विशेष समुदाय को, जिनको ये घुसपैठिया कह रहे हैं, उनके लिए पसमानदा समाज सम्मेलन कराया करते थे, उनके लिए मोदी भाईजान कैंपेन चला करता था उत्तर प्रदेश में। आज जब पहले चरण में इनको पता लग गया कि ये विशेष समुदाय के लोग गुमराह होने वाले नहीं है, इनको पता लग गया कि संविधान बदल देंगे दोबारा आ गए तो, इनके हक में वोटिंग नहीं कर रहे, तो फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ले आए। अरे आपने विकास कार्य किया तो विकास कार्यों पे आइए ना, उस पे वोट मांगिए। लेकिन जनता इस बार इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। 2 बार जनता इनके बहकावे में आ चुकी है। इस बार जनता अपने असल मुद्दों के चुनाव पे अपना वोटिंग करेगी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, रोजगार नहीं है, व्यापारी दुखी, स्वास्थ्य सेवाएं बेकार है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की कानून व्यवस्था। इन सब चीजों पे जनता इस बार मतदान करने वाली है और इन सब चीजों के प्रति जनता जो मतदान करेगी इंडिया गठबंधन के हक में करेगी। देख लीजिएगा देश में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। कारण क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का देश से और प्रदेश से सफाया होने वाला है। ठीक है शुभेंदु शेखर जी, अब आपके पास आएंगे। जाहिर तौर पर रूलिंग पार्टी हैं आप, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि यूपी सहित बहुत सारे सूबों में और राजस्थान में भी। राजस्थान में ही बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर, बांसवाड़ा में एक मतलब जो है चुनावी रैली से वो खिताब कर रहे थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक मुद्दा लेकर के आगे प्राइम मिनिस्टर और उस समाज को, देखिए वो 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात को पहले भी कहा जा चुका है, इसमें कहीं कोई मतलब जो है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक एक हिंदुस्तानी के एक एक शहरी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। फिर अपने ही शहरियों को, अपने ही मुल्क के निवासियों को आप जो है वो ये कह दो कि साहब घुसपैठिए हैं, ये कह दो कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये कह दो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये डराने लगो कि आपका माल छीन करके साहब इनको दे देंगे, वो मुसलमानों को दे देंगे। मतलब देखिए ये तो आपको भी पता है किसका माल छीनने वाला, किसका क्या कुछ होने वाला और किसको जाने वाला, सब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है साहब, क्यों जरूरत पड़ गई उस लेवल पर आकर के बात करने की, क्यों जरूरत पड़ गई? प्राइम मिनिस्टर हैं वो, प्राइम मिनिस्टर इस देश के। शुभेंदु जी। रब्बानी साहब, मैं बड़ी संजीदगी से जी इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जनता सुन रही है वो इन सब विषयों को हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला, इस देश को आगे ले जाने के लिए सभी प्रधानमंत्री, वो चाहे कांग्रेस के हो या कोई और पार्टी के हो, उन्होंने बहुत काम किया है। इसीलिए कोई भी प्रधानमंत्री उस समय पर उससे जो बेस्ट हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है, उसने किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा विषय को भी मैं अपनी बात को चालू करने के लिए, इस देश को बनाने के लिए जितना हिंदू जरूरी है उतना ही मुस्लिम जरूरी है। इस देश को यदि हमको विकसित भारत बनाना है तो हिंदू और मुस्लिम मिलकर बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हिंदू बना ले या खाली मुस्लिम बना ले। तो ये दूसरी पॉइंट को भी ध्यान में रख के हम अपने बात को जवाब दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट अब्बानी साहब, क्योंकि विषय आया 15 लाख वाला, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि उनका स्टेटमेंट खाली इतना था कि यदि विदेश से एक लाइन बोल के कि जो यदि जितना विदेश में पैसा यदि भारत में आ जाएगा तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें कहीं कोई वादा नहीं किया था कि हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि प्रश्न आया तो जवाब देना हो गया। अब दोनों विचारों के बीच में, ठीक है, दोनों विचारों के बीच में मैं खाली भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम समाज को लेकर क्या धारणा है, क्या विचारधारा है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ही देश जाएगा। जितनी योजनाएं हैं, जितने संसाधन हैं, उसमें हर भारतीय का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
उसका बराबर योगदान है देश को आगे ले जाने पर भी और यहाँ के संसाधनों के ऊपर भी। वहीं कांग्रेस का ऐसा मानना है कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिम का है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, जिसका हमने अपोज किया है, प्रधानमंत्री जी ने अपोज किया है। और कैसे हो रहा है उसके बहुत सारे कारण भी हमने बताए, लगातार चैनलों पे हम जवाब भी दे रहे हैं। कई जगह पर कर्नाटका में भी कहा उन्होंने, आप उनके ये जो इनका जो अल्पसंख्यकों के लिए जो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि दे विल इंश्योर स्टडी फॉर माइनॉरिटीज अब्रॉड एंड इंक्रीज द स्कॉलरशिप्स। भारत के हर व्यक्ति को, जो भी जिसको भी आवश्यकता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों एक विशेष क्यों? और इसी तुष्टीकरण के लिए अभी उन्होंने, सिद्धरामैया साहब ने क्या कहा कि हम ओबीसी कोटा में हम मुस्लिम समाज को भी कोटा दे देते हैं। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हम ये 50% का कैप बढ़ाकर 75%, तो उन्होंने बच्चे से कैलकुलेशन करा दिया कि इतना तो हो ही गया है, हम इसको कैप को हटा के 98। ये सब चीजें देश को विघटन करने वाली बातें हैं। घुसपैठिया भारत में नहीं है क्या, जो उन्होंने बात करी? ठीक है, हो सकता है वो विशेष धर्म के लोग हो, हाँ। पर वो भारतीय नहीं है, तो ना आप उनको अपना मानोगे ना मैं उनको मानूंगा। कोई भी धर्म के। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, घुसपैठिए अगर है, नहीं, चूंकि आपको ही मौका है बोलने का, आप ही बोल दीजिएगा, मैं उसमें कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर मेरा सवाल ये है, और ये सवाल पहले भी किया है और हमेशा किया जाता रहेगा, कि अगर कोई हुकूमत ये कहती है घुसपैठिया है, देखिए बहुत सारी गलतियां की होंगी कांग्रेस ने, बहुत सारी की होंगी, तो जनता ने उनको सजा दी, और सजा जनता कैसी देती है? मोहर लगा करके या आजकल बटन दबा करके। ठीक है साहब, तो वो हो गया, उनका हो गया कि अगर उन्होंने कहा था कि पहला हक जो है वो माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी भी मुसलमानों का है, बोला था, ये तो सच्चाई है। पता नहीं वो किस उसमें बोला था, उन्होंने किस संदर्भ में बोला था, क्यों नहीं, लेकिन वो बात गई लोगों के बीच में हुई। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, देखिए वो 2, 4, 10 हजार या 2, 5 हजार या 200, 500 घुसपैठियों की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने पूरी एक कम्युनिटी को, मतलब एक सिंबल के तौर पर घुसपैठिए का इस्तेमाल किया पूरी कम्युनिटी के लिए। ये बात बहुत क्लियर है, सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात यह है साहब कि जहां जहां घुसपैठिए हैं, 10 साल से मरकज में मोदी जी की हुकूमत है, 5 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्रालय के पास तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैक्सिमम आर्मी को छोड़ करके बाकी जो है वो उनके अंडर में आती हैं। ठीक है साहब, तो आपके पास पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस आपके पास है, सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर के और उनके अंडर में सब कुछ है, पूरा एक एनएसए भी है, सब कुछ पूरा डिपार्टमेंट है, तो सबके पास पूरी कैलकुलेशन होगी कहाँ कितने घुसपैठिए हैं। तो कोशिश तो करते हैं, कांग्रेस कहाँ आपका हाथ पकड़ रही है, या कहाँ साइकिल वाले आपके सामने आ रहे हैं? रब्बानी साहब, फिर से मैं इस पे इसी टॉपिक पे बोलता हूँ। देखो, बिल्कुल फर्क नहीं है। आजादी से पहले भी मुस्लिम समाज के लोग थे जी, और इस देश की आजादी के लिए भी कितने लोगों ने काम किए। अब्दुल कलाम आजाद से लेके नीचे तक, अब्दुल हामिद तक इस देश के लिए काम किया है, इसमें तो कोई है नहीं। वो समाज जो हमेशा इस देश के लिए खड़ा रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी लाखों के तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं। कम से कम प्रवक्ता को ही देखोगे दिल्ली में तो 5 से 7 लोग हैं कम से कम, आपको भी मालूम। यहाँ पर फर्क कितना है ये आप समझने की बात समझिए जी। हमने पूरी कोशिश करी, हम कह रहे हैं देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी डाला है हमने, इस देश का कानून एक होना चाहिए। उन्होंने क्या डाला, कांग्रेस ने पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 9, इंग्लिश का मैनिफेस्टो मेरे सामने है इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। उस पर उन्होंने कहा कि हम इस देश के अंदर पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून बनाएंगे। माइनॉरिटीज के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको उसका सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। वी विल इनकरेज पर्सनल लॉस। एक तरफ हमारा लड़ाई है कि हम इस देश को एक नॉर्मलाइज करें। हमने ट्रिपल तलाक को हटाकर ये दिखाया है, ठीक है, हमने 370 हटा के ये दिखाया है कि कश्मीर ठीक हुआ उससे। अब जरूरत है कि यूसीसी होना चाहिए, ठीक है। यूसीसी में सर मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है, भी होना चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिए। और उसके लिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया चुनाव से पहले, ठीक है साहब।
उसी यूसीसी के अंदर कहना चाहिए, हाँ, उसी यूसीसी के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अलग कर दिया गया, उनकी महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। उसका उन्होंने ये रीजन बताया, उसकी वजह बताई कि साहब इनके पुराने कस्टम्स हैं, ये उसको मानते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, सबको तरक्की मिले, सब आगे बढ़े और सबको प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सेदारी है या गोद लेने की परंपरा है वो उसमें बदलाव है, सबके लिए कानून एक होगा। मगर वही कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर लागू नहीं होगा, तो फिर ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ नाइंसाफी क्यों? तो सवाल उठता है ना। मैं बता रहा हूँ रब्बानी साहब, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जी, आप बस्तर में कभी जाओ, वहां पे जो नक्सलवादी एरियाज है, मैं तो बहुत गया हूँ जी, या राजस्थान का कोई एक छोटा सा पर्सन, ये यदि हम टोटल करें तो इंडिया में 1.5% से 2% के बीच में है जी। और वो अभी एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है उनको नमक भी लेने जब आते हैं तो कोई ना कोई चिरौंजी या कोई प्रोडक्ट देके जाते हैं, तब उनको नमक मिलता है। उनको बस में बैठालने के लिए पैसा दिया जाता है कि आपको नमक देंगे, एक चक्कर लगा के आओ। ऐसी पोजीशन है उनकी, नॉलेज की पोजीशन है, इसलिए उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि उनको हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए उनको रखा गया। अदरवाइज पूरे देश के लिए उस कानून को, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको उससे अलग रखा गया है। वो सोच का विषय, जिस दिन वो इस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे। देखिए, ये तो बहस का मुद्दा है, यूसीसी वाला जो मुद्दा है ये बड़ी बहस का मुद्दा है, और बहस का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त ये नेशनल लेवल पर लागू करने की बात होगी तो हो सकता है मुसलमानों से ज्यादा जो है वो अलग अलग सूबे या अलग अलग जो है वो भाषाई लोग, अलग अलग मान्यताओं के वाले लोग उसकी मुखालफत करें और हिंदुओं में से ही ज्यादा हो वो। तो मेरा ख्याल के इसके ऊपर किसी और दिन डिबेट हम जरूर रखेंगे। बात ठीक है आपकी, लेकिन एक बात तो सर माननी पड़ेगी, देखिए सिविल कानून है, सिविल लॉज हैं, कौन ऐसा मुसलमान है या कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो कहती है मैं इसको नहीं मानूंगी? भाई सारे कायदे कानून तो चलते हैं। रही बात जो है वो नमाज रोजे की, किसी को नमाज पढ़नी है, पूजा पद्धति किसी का तौर तरीका अलग है, शादी ब्याह का तौर तरीका अलग है, तो वो जाहिर तौर पर वो सबके तौर तरीके हैं। हाँ ये ठीक है, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो कानून जो बने उसमें कहीं कोई किसको कहाँ दिक्कत है जी। ठीक है रब्बानी साहब, हम अपनी बेटी जिसको साइन कर, मतलब जिसको हम देंगे, कोई जो उसके साथ शादी करेगा, यदि वो पॉलीगमी को बिलीव करता होगा तो शायद हम और आप नहीं देंगे दोनों लोग। आज ऐसे कुछ विषय हैं जिनको लेकर एक कानून बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। आप और हम पढ़े लिखे लोग, आप कह रहे हैं कि आप तो उस कानून को लाने की बात करते हैं मगर कांग्रेस उसकी मुखालफत कर रही है, इसीलिए ये अपीसमेंट है। ये इसीलिए अपीसमेंट है। और 1936 में मुस्लिम लीग ने भी ये बात कही थी। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जब्त करके बांट देना चाहिए, ये सब तो जब्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो टैक्स की बात कर रहे हैं, और उसी टैक्स को अरुण जेटली और ठीक है, हाँ, अरुण जेटली और सिन्हा साहब, जयंत सिन्हा, दोनों लोगों ने कहा। ठीक है, दोनों वो चर्चा उन्होंने भी की थी, उन्होंने भी चर्चा की। हालांकि शाम तक जो है वो उनका वो आ गया कि भाई साहब हमने कभी नहीं कहा या हम नहीं इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। एक विषय आया, उसके ऊपर बात हो गई, चर्चा हो गई। जेपी मॉर्गन की कल सीईओ की रिपोर्ट थी। अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा क्लब था, उसके अंदर मीटिंग चल रही थी। जेपी मॉर्गन के सीईओ डिमॉन ने क्या बात कहा कि हिंदुस्तान का जैसा मोदी है ऐसा ही राष्ट्रपति अमेरिका में होना चाहिए। 40 करोड़ लोगों को उसने गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ा दिया और दुनिया भर की जो समस्याएं थी उससे उसने पार पड़ाया। देखिए 140 करोड़ की इस देश की आबादी है, उनमें से 40 करोड़ को गरीबी से बाहर निकाल दिया और 85 करोड़ को आप जो है वो राशन भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। तो जरा वो कैलकुलेशन कीजिए, 85 करोड़ और 40 करोड़ कितने हो गए? 125 करोड़ तो ये हो गए। तो क्या सिर्फ 15 करोड़ लोग ही जो है वो? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, आपने डबल कर दिया इसमें जी रब्बानी साहब। जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ हैं लिस्टेड लोग, 85 करोड़, उसी में से तो ये 40 करोड़ है जो पहले से नीचे से ऊपर आए हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल एजुकेशन है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 80-85 करोड़ जोड़ के 40 करोड़ इसको अलग जोड़े। नो, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट 85 करोड़। ठीक है, ठीक है। दिनेश शर्मा जी, क्या कुछ बातें समझ में आती हैं आपको? देखिए बड़ा उलझा हुआ मामला है ये। कांग्रेस कहती है कि मतलब कोई अपीजमेंट का मामला ही नहीं है। अपीजमेंट तो अगर किया है तो वो बीजेपी ने किया है, पसमानदा तबके के लिए जो है वो अलग अलग मुहिम चला करके। या अच्छा देखिए, बात तो सही है, मतलब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है, ठीक है साहब, बनाई थी कांग्रेस ने, यूपीए के दौर में बनी थी, मगर यूपीए के दौर की बनी हुई आज भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चलती है। और जो बजट उसका 3500 करोड़ रुपए के आसपास होता है वो 6000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था मोदी हुकूमत के ज़माने में। ठीक है साहब, इनका माइनॉरिटी मोर्चा भी है, तमाम चीज़ें हैं, सारी बातें हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको लेकर के बातें अलग अलग हो सकती हैं, मगर इस देश की जो अवाम है उसे
टारगेट करके, मतलब चुनाव के लिए बार बार उसको टारगेट करना, आपको लगता है कि वो मुनासिब है और वो किसी भी लिहाज से मतलब जो है वो इसलिए चूंकि कशीदगी बढ़ती है, टकराव बढ़ता है, नफरतें बढ़ती हैं, उससे नुकसान तो सभी का होता है ना? जी रब्बानी साहब, ये विविधताओं का देश है जी। इसमें जो है विभिन्न समाज, जातियां, ये एक इनके बीच एक संतुलन स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। जो विकसित देश हैं वो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं। हम लोग इस बात का सामना करते हैं कि अगर हमसे कोई अल्पसंख्यक वर्ग का समाज छूट जाए या कोई और आदिवासी समाज छूट जाए तो वो तुरंत चुनाव का या सामाजिक उत्तेजना का मुद्दा बना लिया जाता है। एक बात तो माननी होगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं माइनॉरिटीज के लिए जिनको की उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जैसे जी अभी अखिल भारतीय सभाओं में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का उतना चयन नहीं हो पाता था। हाँ। करीब 25-30 या कुछ लोग थे जो पिछली बार अखिल भारतीय सभाओं के अंदर आए। हाँ। आज उनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई है। इस बार 51 की पहली फहरिस्त आई थी, मगर 50 नाम है। चूंकि वो कई बार नाम ऐसे होते हैं कि वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कि वो 50 बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए, 50 बच्चे। जी 50 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हाँ। लेकिन वो धर्म के आधार पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं। हाँ। वो अपनी योग्यता के बल पर सिलेक्ट हुए, उनको अवसर मिले। जी जामिया मिलिया के अंदर उन्होंने या और जगहों पर जो सेंटर चलाए गए उनकी तैयारियों के, या जिस प्रकार से और भी दूसरे राज्यों के अंदर ये रिपोर्ट्स आती हैं, सुनी जाती हैं, ये एक आशाजनक है। और कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी जहरीली भाषाएं या भाषण इस देश के अंदर आ जाए, लेकिन जो एक हमारे देश की सामाजिक रफ्तार है, मुझे नहीं लगता कोई इसको तोड़ पाएगा। ठीक है। क्योंकि इस देश में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो बड़े समझदारी के साथ भी चलते हैं। उत्पाती समाज तो हर जगह मौजूद है ना। ठीक है। अब राजनीति के एजेंडे अगर हम जहरीले तौर पर सेट करने लग जाए तो प्रॉब्लम वहीं पर आती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई बात बोली है तो उसके पीछे भी कुछ ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं थी कि वो इस बात को बोलने के लिए उनकी जुबान फिसल गई हो, या उन्होंने इस बात को समझा हो कि नहीं, प्रतिकार करना जरूरी है। क्योंकि आज गांधी का युग तो है नहीं कि जो इधर थप्पड़ मार दे कोई तो दूसरा गाल भी कर दीजिएगा एक तरफ साहब कि लीजिए साहब कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, अब ये हो गई। आज यह मुकाबला कर रहा है अखिलेश यादव, लालू यादव, इनके जहरीले एजेंडों का। आपको मालूम है कि 50 PCS अफसर समाजवादी पार्टी सरकार में नकल करके पास कराए गए थे, जिनकी आज जांच चल रही है, अभी भी जांच चल रही है। वो पकड़े गए, उनकी कॉपियां पकड़ी गई। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो नहीं समझता। जवाब गौरव जी से लेंगे इसका। जी आपके इस इल्जाम का जवाब गौरव जी से लेंगे। गौरव जी मैं पूरी बात कर दूं। अच्छा ठीक है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी परीक्षाएं हुई, उसमें बड़े पैमाने पर नकलची पकड़े गए। ये शर्मनाक स्थितियां हैं हमारी। अब हम इनको सेट करने के लिए अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। अभी राहुल जी ने कुछ ऐसी अंडमंड भाषा बोली, अनाप शनाप भाषा बोली। आपने बहुत अच्छा कहा रब्बानी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि देखिए आप इस भाषा पर मत उतरिए, प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल आप उनके बारे में सम्मान से बात करिएगा। किसी पर भी कोई गंभीर आरोप लगाइए, अच्छा लगेगा। हाँ। उसका जवाब उनको देना होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, ये हमारी जो डिबेट इस पर चल रही है, ये बहुत गंभीर डिबेट है और हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। समझना चाहिए कि अगर आरोप वो लगा रहे हैं तो आरोप इनके पास भी है। मुझे वो दिन याद है, ये सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मुझे ये बात है कि उन्होंने अखिलेश जी ने एक पर्चा लहराया और कहा कि योगी आदित्यनाथ पर 17 मुकदमे हैं जो उन्होंने वापस ले लिए। तो ये जो प्रवक्ता बैठे हैं सपा के, आपकी जानकारी में बता रहा हूं, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हत्या, सर काटना, बलवा और माफिया, दुनिया भर के 28 मुकदमे थे जो उन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते वापस लिए थे। है जवाब आपके पास? तो एक बात इधर आ रही तो दूसरी बात आ रहा हूं शुभेंदु जी, आ रहा हूं। हाँ, तो इन विषयों पर जब हम बोलते हैं तो हमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ये चुनाव चल रहा है, मैं अपेक्षा करूंगा कि और आपकी डिबेट का असर पड़े। आपका एक बहुत बड़ा चैनल है जो कई समाज में और बहुत लोगों में देखा जाता है, मैं इसकी अक्सर चर्चा सुनता हूँ।
तो मुझे इस डिबेट पर लेकर प्रसन्नता है कि शायद हो सकता है कि ये कल का जो पोल होगा, ये कल का पोल थोड़ा सा इस जहरीली हवाओं से हटकर हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गौरव जी जवाब लेंगे आपसे। गौरव जी, दो तीन बातें उन्होंने कही। एक तो ये कह रहे हैं कि लालू और अखिलेश यादव मिलकर के जो जहर फैला रहे हैं उससे निपटना भी जरूरी है, उसका जवाब देना जरूरी है, जिसका जवाब बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर या दूसरे लीडर्स देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कई सारे ऐसे जो हैं अफसर थे जो जिन्हें नकल करा करके पास कराया गया था। देखिए, इनको मैं बताना चाहूंगा, आज नफरत कौन उगल रहा है? बच्चा बच्चा देश का जान रहा है। प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, वो आज बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और कैसी बयानबाजी कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान। आज छोटा सा बच्चा, एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी हिंदू मुसलमान करने लग गया है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। ये आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, हम हिंदू मुसलमानों की छाती पे चढ़ के राजनीति करना चाह रहे हैं ये लोग। और भाई साहब अभी बता रहे थे कि मुकदमे थे। अरे भैया, कई तख्तों पे बात कर लो, इतने बड़े न्यूज चैनल पे बैठ के आप गलत मलत बयान दिए जा रहे हैं। क्या आपके पास सबूत है? आप बताइए। 10 साल से आपकी सरकार है, तब तो कोई मंत्री नहीं बोला, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोला, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला। आज पहले व्यक्ति आप मिले जो आप आके उल्टे सीधे बयानबाजी करने लग गए। ऐसे चैनल पे बैठ के जनता को गुमराह करने का काम बंद करिए। और रही बात नकल माफियाओं की, अरे 9 पेपर हुए लीक, एक आधा लीक नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आप लोग की मंशा ही नहीं है पेपर कराने की, आप लोग की मंशा ही नहीं है रोजगार देने की। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। इस बार छल कपट और झूठ की राजनीति आप लोगों की नहीं चलेगी, ये नफरत उगलने वाली राजनीति नहीं चलेगी। जनता मन बना चुकी है, जनता पूरे विश्वास से इंडिया गठबंधन के हक में मतदान करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से बाहर करने का काम करेगी। 4 जून देश को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से सुकून। ठीक है, शुभेंदु जी आ रहा हूं। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे, शुभेंदु जी के पास आएंगे। शुभेंदु जी, पूछना था खाली इनसे कि जब ये कहते थे कि आ रहा हूं सर, एक सेकंड वेट कर लीजिए दिनेश जी, 1 मिनट। हाँ, शुभेंदु जी को सुन लीजिए। मैंने जब कहा इनके नेता कहते थे मिले मुलायम, काशीराम, आ रहा हूं दिनेश जी, आ रहा हूं, प्लीज वेट कीजिए। हाँ, तो वो क्यों कहते थे जय श्री राम हवा में उड़ गए? भगवान राम को कौन उड़ाएगा? मैंने कभी अल्लाह के लिए कहा क्या किसी ने? जिन्होंने कहा हमारे यहाँ से, उनको क्या हालत करी गई ये भी मालूम होगा आपको। तो ऐसा जब सेंटेंस आप लगातार 93, 94, 96 मुलायम सिंह जी बोलते थे मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, और ये सब चीजें और कोई नहीं आप लोगों के नेता बोल रहे थे, तो उस समय भी सोचना चाहिए था। चुनाव में आप लोग बोलते हैं, मैं बड़ी सकारात्मक के साथ कह रहा हूँ। और उस जमाने के तो साहब देखिए, ये बात तो सच है कि वक्त के साथ पहले जितने कड़वे बोल या पहले जितनी मतलब गलत जबान का इस्तेमाल अब मोटे तौर पर नहीं होता, एक आध नेता को छोड़ करके। मगर उस जमाने में चूंकि दिनेश जी बैठे हुए हैं, हम तो बहुत छोटे बच्चे थे तो सुनते थे, तो गालियां भी आती थी नाम लेकर के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ। तो कम से कम वहां से तो आगे बढ़े हैं हम लोग। हमको और सुचिता का प्रभाव देना चाहिए। कोई भी हो, मैं तो बिल्कुल प्रवक्ता हूँ। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं देना चाहते हैं, किसी पार्टी को भी गाली नहीं देना चाहते। मगर ये तो मगर देखिए शुभेंदु जी, ठीक है भाई, आप तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे और सोबर लीडर हैं, मगर ये भी सच्चाई है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी में ऐसे लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, मगर ये भी सच है मनमोहन सिंह जी के लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे क्या क्या कहा गया है वो भी आपके सामने है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो है वो अभी भी बहुत सारे जोक्स देखते रहते हैं, हमारे को भी आता होगा। ठीक नहीं है ना, मतलब वो नहीं होना चाहिए। दिनेश जी के पास आ रहा हूँ, कोई रिएक्शन देना चाह रहे थे, सीधे फिर बलिया जी के पास जाएंगे, बलिया नायक जी के पास। मैं ये रिएक्शन देना चाह रहा था कि अभी गौरव जी ने जो बात बोली है कि पता नहीं कहाँ का पता नहीं इनको ये बात है। गौरव जी, आपके रब्बानी साहब आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं बात ये, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर नारायण तिवारी और मैनपुरी के राजनेता बलराम सिंह यादव के अंदर गहरे मतभेद नहीं होते, कांग्रेस के उस दौर की बात बता रहा हूं, कंटेंट नोट करिए आप। अगर गहरे मतभेद नहीं होते तो देश के अंदर मुलायम सिंह यादव नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता। ये उन गहरे मतभेदों का परिणाम था कि नारायण तिवारी ने मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाया और बलराम सिंह यादव को कांग्रेस की राजनीति में खत्म कर दिया। सियासत में ये चलता है सर, सियासत में ये चलता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि राजनीति में और इन दोनों के झगड़े में रब्बानी भाई, इन दोनों का झगड़े में कम से कम 300-400 निरीह परिवार बर्बाद हुए हैं, मारे गए हैं। बिल्कुल। और सियासत में अगर ये नहीं चला होता, अगर सियासत में ये नहीं चला होता तो शायद एचडी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, शायद जो है वो आई के गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते,
क्योंकि मुलायम सिंह यादव को रोकने वाले एक वक्त में कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने तो यादव ही उनके खिलाफ थे। ठीक है साहब, बिहार के यादव। तो ये तो सब चलता है पॉलिटिक्स में, ये सब चलता है और ये चलता ही रहता है। और ये सिर्फ एक ही पार्टी में नहीं है, ये तमाम पार्टियों में है कि एक को रोकते हैं दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इससे अछूत नहीं है, ये सच्चाई है। नाइक जी, बेल्लाई नाइक जी, देखिए पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार हिंदी में अपना नाम प्लीज बोलिए, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं डॉक्टर बेल्लैया नायक तेजा, बेल्लैया नाइक जी, बेल्लैया नाइक जी बोल के बुलाइए कोई जी। नाइक जी, ये जो बयानबाजी हो रही है, देखिए एक बात तो सच है कि साउथ में, हालांकि हम उसको छोड़ दें, वो तो एक बयान आया था डीएमके के एक लीडर की तरफ से, वो वजीर भी है वहां पर, और वो बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, बाद में वो राहुल गांधी से भी मिले थे, चूंकि वजीर है वो वहां पर, चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, तो सनातन पर उन्होंने सवाल उठाए थे। मोटे तौर पर, अदरवाइज मोटे तौर पर ऐसी बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती साउथ में। ये जो बयानबाजी होती है नॉर्थ के लीडर्स करते हैं, कई बार जाने अनजाने में कर देते हैं, कई बार जानबूझ करके करते हैं। ठीक है साहब, राहुल गांधी बच्चे तो हैं नहीं, वो तो 50+ हो गए हैं, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो जानबूझ करके और इंटेंशनली बोल रहे हैं। या प्राइम मिनिस्टर भी, कोई भी हो, तो जो भी एक कद का लीडर होता है वो बोलता है, उसको इतना तजुर्बा होता है, तो उसको पता है उसके बोलने से किस पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं, नॉर्थ के लीडर्स जब बोलते हैं, कुछ भी गलत जबान का इस्तेमाल करते हैं, उसका साउथ की आवाम पर, साउथ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, दो चीज मैं सीधा रखना चाह रहा हूं। एक तो पहले कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट मॉडल समझना पड़ेगा जी, क्योंकि आज की डेट में हमारे बहुत सारे नए जनरेशन को समझ में पहुंचाने में हम भी नाकामयाब रहे हैं जी। उसकी वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि इस देश में दलित है, आदिवासी है, मैं खुद आदिवासी हूँ, मैं शायद पहली बार नेशनल चैनल पे बात करने वाला एक आदिवासी हो सकता हूँ, और कोई आदिवासी का तो मेरे को नहीं दिखता हमारे पूरे न्यूज चैनल पे। शायद बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, दूसरा कोई पार्टी की तरफ से आदिवासी का कोई आके बात करने का मौका तो नहीं मिला। मैं यहां तक कैसे आया? संविधान की वजह से जी। मैं पढ़ा हूं, लिखा हूं संविधान की वजह से। 1950 जनवरी राष्ट्रपति भी जो है संविधान की वजह से संविधान लागू हुआ था। उससे पहले तो मेरे को पढ़ने को मौका नहीं था ना जी, पढ़ने को मौका नहीं था। भारत की संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस बाद मेरे को पढ़ने को मौका आया। मैं पढ़ के इंजीनियर बन के, एक MBA करके, उसके बाद राजनीति में आके, सोशल सर्विस में आके, राजनीति में आके आज काम कर रहा हूं। मगर अगर पढ़ाई नहीं मिलेगी मेरे को पढ़ाई नहीं मिलती तो यहां तक नहीं आता सही ये हालत। मैं तो हिंदू हूं, मैं तो राम को पूजा करता हूं, हनुमान का पूजा करता हूं, वाली जी का पूजा करता हूं, मगर मेरा इतने साल के बाद भी हम क्यों बराबरी के हिस्सेदार नहीं बन पाए इस देश में? क्यों नहीं बन पाए? कौन वजह है? कौन सा सिस्टम वजह है इसका? कौन रोक रहा है? और जब आप ये बात बोल रहे हैं, जब आप ये बात बोल रहे हैं, तो ये भी जहन में रखिएगा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। उन 75 वर्षों में 55 साल कांग्रेस की हुकूमत थी। यस, इसीलिए तो कांग्रेस जो संविधान लाया, कांग्रेस जो आरक्षण लाया, कांग्रेस जो SC ST BC के लिए स्पेशल प्रोविजन लगाया, इसकी वजह से आगे अब बढ़े। आप बोल रहे हैं सबको कॉमन कोड लगा देंगे तो हमारा आदिवासी का हक तो चले जाएगा ना, दलित का हक तो चले जाएगा ना। आज मुसलमान को अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रही है कांग्रेस। मुसलमान में जो बैकवर्ड है उसको भी इस देश, अगर एक होम के घर में 4 आदमी है, एक कमजोर होगा, उसको ज्यादा खाना देके हम मजबूत बनाते। क्यों? हमारे भाई हमारे इक्वल लाने के लिए मजबूत बनाने का कोशिश करते हैं। ये समझना पड़ेगा। नहीं, उसको दूर रखो, उसको कमजोर रखो, और उसका हिस्सा कब भी हम लूट के खाएंगे, हम मजबूत बनेंगे। आज देखो, ये 10 साल में, मोदी जी के 10 साल में आप पूरा पैसे किधर जा रहे हैं, किसके गोद में जा रहे हैं? आप किसान को देंगे तो वो मना कर देते हैं, ये हमारा पॉलिसी नहीं है, किसान को कुछ हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर किसको देंगे? उद्योगपति को देंगे, हम बड़े बड़े उद्योगपति को देंगे। उसको इंसेंटिव के नाम पे 13 लाख करोड़ माफी कर दिया ना आज तो, 1-2 नहीं, और 2 लाख करोड़ किसान को देने के लिए आप पीछे हटते, आगे पीछे हटते। मैं पूछना चाह रहा हूं मेरे मित्र को, 10 साल की आपके कार्यकाल में आदिवासी के लिए कोई एक्ट बनाया क्या? एक एक्ट मोदी जी, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था उसको डाइल्यूट करने का काम किया आप, उसको कमजोर करने का काम किए, उससे जमीन निकाल के आदिवासी का जमीन उद्योगपति को देने को लिए बदलाव लाने का काम किया आप मणिपुर में कुकी और मैते, ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा खड़ा कर दिया आप, उसको समझाने का काम नहीं कर सक रहे आज तक। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार वहां जाके बात करने को
और हिम्मत देने के लिए काम नहीं कर सकते? नहीं है क्या इस देश में? नहीं है क्या? इसीलिए बोल रहे इस देश में जो जन्म लिया वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, इस देशवासी है, वो देश के नागरिक है और इस देश की बराबरी के हिस्से का हकदार है। और इस देश में हर कोई मजहब के हो, वो सबको डेवलप करके इक्वालिटी लाना भारत संविधान का लक्ष्य है। वही लक्ष्य को लागू करने का काम कांग्रेस करती है। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना है। इसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन में बोले थे वो आज इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी का जनगणना बोलते ही आपको क्यों डर लग रहा? क्यों? खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी है। वो असलियत सामने आना ना अगर जिसका जितना संख्या है उसमें कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, कहां हमारे तरक्की हो रही है और कौन सी नया पॉलिसीज बनाना है, ये जानने के लिए तो ओबीसी का और SC/ST का जनगणना तो लाना है सामने। उससे क्यों चूड़ हो रही है? बीजेपी को क्यों उससे दिक्कत है? क्यों बीजेपी और हमारे मित्र उसके ऊपर बात करने के लिए, भड़काने के लिए बात करते और हमको गालियां देने के लिए बोलते? कौन सा बात राहुल गांधी जी गलत बोल दिए? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं इसका देश का नतीजा सामने लाएंगे। इसमें क्या गलती है? मुसलमान कितना है, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या है, दलित कितना है, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या है, महिला कितने हैं, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या है, ओबीसी कितने हैं, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या है, ट्राइबल्स कितने हैं, उस तो संविधान के हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से 745 कम्युनिटीज है ट्राइबल में। 745 कम्युनिटीज इक्वल नहीं है। एक एक कम्युनिटी को अलग अलग मॉडल बनाना पड़ता है। उसका नतीजा नहीं लिए तो आप कैसे डेवलप होंगे? 70 साल के बाद भी ऐसी बैठ के बात करने का मौका मिलेगा क्या आपने? ठीक है शुभेंदु जी, जवाब दे दीजिए। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे, जब बात करेंगे अगले 12-15 मिनट में, तो हम बात ये करेंगे कि सेकंड फेज में क्या कुछ जो है होने वाला है और वोटिंग परसेंटेज जो है क्या उम्मीद की जाए वो बढ़ेगी 2019 के मुकाबले। थोड़ा सा सेकंड फेज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 सूबे हैं, 88 सीटें हैं। क्या कहेंगे शुभेंदु जी, जवाब देंगे नाइक जी के? जो इन्होंने सवाल उठाए हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस जी वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर ये कह रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? जी दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। जी लगभग 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने 1100 करोड़ रुपए SC और ST के लिए वो किए और अब बढ़ा के वो 6000 करोड़ है। इसका लगभग 40% ST शेड्यूल ट्राइब के लिए जाता है। स्टैंड अप इंडिया से लेकर दुनिया भर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इस समय पर, उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत सारा काम हुआ है। जिस दिन आप इस बात को डिबेट करेंगे मैं उस डाटा के साथ आऊंगा और आपको बताऊंगा। मैंने फिगर इसलिए दिया है कि लगभग 36,438 विलेज हैं जो शेड्यूल ट्राइब के। मैं आपके पास आपका प्रश्न मेरे को बताने के बाद जरूर बोलिएगा आप नायक साहब। यहाँ पे झगड़ा करने तो आए नहीं, हम अपना पॉइंट रखें, आप अपना पॉइंट रखो, है ना? तो लगभग 36,428 जो गांव हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के गांव हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड, लगभग 10,000 करोड़ का फंड डेवलप किया गया और पिछले 5 सालों में उसको अप्लाई भी किया गया, जिसके कारण शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक प्रश्न का ये जवाब देना चाहता हूं जो आपने पूछा। दूसरा, रब्बानी साहब ने अभी एक प्रश्न पूछा। रब्बानी साहब एक बार उसको रिपीट कर दीजिए कि आप लास्ट में जो आपने पूछा कि इस पे जवाब दूं, तो एक बार रिपीट कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं तो उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1942 में सबसे मतलब सेकेंड टाइम, उसके पहले तो 1890 में भी जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, पर मैं 1942 में भी जनगणना हुई जाति के आधार पर उसकी रिपोर्ट्स नहीं साझा की गई और कहा गया कि भाई इस समय विश्व युद्ध चल रहा है, अभी नहीं देंगे। फिर 51, फिर 61, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसको नहीं एप्लीकेबल किया गया राजीव गांधी जी के द्वारा। और ये सब छोड़ते हुए आ जाइए 2010 जब जनगणना हुई 2010-2011 में, उस समय पर भी जब रिपोर्ट आई इसकी और इसको पब्लिक करना था, तब शिंदे साहब उस समय के कांग्रेस के गृह मंत्री थे और मक्कन साहब, उन्होंने भी ये पॉइंट कहा पार्लियामेंट के अंदर। नोटेड स्टेटमेंट्स हैं कि इस रिपोर्ट में जाति के आधार पर यदि पब्लिक किया जाएगा तो इस देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और कांग्रेस ने खुद जनगणना कराई
और उसके बाद प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश को इस समय पर बंटवारा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, और ये जानते हुए भी आज दोबारा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस देश को जातिगत सर्वे कराकर हम सबको पब्लिक करेंगे। ये क्यों कहा उन्होंने? अपने समय में कराई हुई रिपोर्ट को उस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने प्लेस नहीं किया, पेपर को टेबल नहीं किया, और आज सबके सामने कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। तो कौन सी बात कर रहे हैं? केवल जातियों में देश को बांटने की बात कर रहे हैं? हम तो केवल एक बात कहते हैं, इस देश के अंदर यदि एक जाति हो, एक धर्म हो, जिसको इंडियन कह सकते हैं, जिसको भारतीय कह सकते हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था कि अब अगले 10-12 मिनट जो है हम बात करेंगे कल जो सेकंड फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 13 सूबे हैं, और जाहिर तौर पर जो पहले फेज की अगर हम बात करें तो 102 सीटों के लिए 21 सूबों में वोट डाले गए थे। 21 सूबों की अलग अलग 102 सीटों पर वोट डाले गए थे, और जो वोटिंग परसेंटेज था वो 2019 के मुकाबले जो आम इंतखाबात 2019 के काफी कम था, 60.02% था। दिनेश शर्मा जी, क्या लगता है आपको, अवेयरनेस की कमी अभी भी क्या वोटर्स के अंदर है? क्या अवेयरनेस की कमी कहेंगे, उसे जिम्मेदारी की कमी कहेंगे? मतलब जो ड्यूटी के तौर पर तो इसको निभाना चाहिए ना कि वोटर्स घरों से निकले और वोट डालने जाएं। आप नोटा को ही वोट कीजिए अगर कोई नेता पसंद नहीं है। ये तो एक नया वो दे दिया ना, मतलब जो है वो चुनाव आयोग ने आपको एक नई चीज दे दी कि भाई आपको कोई पसंद नहीं है, मगर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाइए तो सही, घरों से निकलिए तो सही। या फिर सिर्फ शिकायतें करते रहेंगे कि हमें ये नहीं दिया, हमारा ये नेता अच्छा नहीं है, हमारे नेता ने गलत बोल दिया, ये स्कीम लागू नहीं की। क्या शिकवे शिकायतें करना ठीक है, या फिर घरों से निकल करके वोट डालना ज्यादा बेहतर है? क्या कहेंगे? आपका इसके 2-3 कारण हैं जी। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें जी, तो मैंने ये महसूस किया है, जब मैं भी पिछले दिनों कुछ लोकसभा क्षेत्रों में गया जी, तो मैंने जो कॉमन मैन था, जन समुदाय, जो सामान्य व्यक्ति कहते हैं जिसको हम, उसमें एक शिकायत, कॉमन शिकायत मैंने देखी उसकी, कि उसकी नाराजगी उसके क्षेत्र के बीडीओ से थी, सीडीओ से थी, बीट कांस्टेबल्स से थी, 151, 160, 16 से थी। ये एक ऐसी शिकायत है जिसमें कॉमन व्यक्ति कुपित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसको ये लगता है कि जो योजनाएं आ रही है हमको तो लाभ मिला नहीं। हाँ। अब उसको समझाने वाला चाहिए कोई, उतना तो समय किसी के पास नहीं। योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात पर फोकस करना चाहिए था, या करना चाहिए जी, कि क्या आपकी योजनाएं उस कॉमन मैन तक पूरी तरह से पहुंच पा रही हैं? आपके बीडीओ, सीडीओ, ये लोग वाकई में क्या परफॉर्म ठीक से कर रहे हैं? इसमें मैंने कमी देखी है, लोगों में एक कुंठा भी हो सकती है। एक तो ये कारण इसका, ठीक है। दूसरा, आप इलेक्शन ऐसे समय पर हो रहा है, पूरी गर्मी सर के ऊपर से उतर रही है। जहां तक जागरूकता का सवाल है, इसमें जो अभिजात्य वर्ग है हमारा, जैसे दिनेश शर्मा हुए, या इस प्रकार के और भी जो लोग हुए, हमारे गौरव भाई हुए, या हमारे नाइक साहब बैठे हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि अभी 2 बज रहे हैं, 3 बजे चलेंगे, 3 बज रहे हैं, 4 बजे चलेंगे मतदान करने के लिए। इनमें बहुत, या फिर पिकनिक मनाने के लिए निकल जाएंगे। एक ये कारण है, ये वर्ग बहुत कम मतदान करता है। क्या नाम रब्बानी भाई, मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव आयोग को लॉटरी सिस्टम लगा देना चाहिए। आप मेरी बात को पता समझेंगे कि लोगों को ये कर दिया जाए कि भाई मतदान में इतना इनाम रखा गया है, और जिसकी लॉटरी निकलेगी देखिए उसको क्या नाम है, इनाम मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि 80-90% तक पोल आपका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, और ये सवाल मैं करूंगा गौरव जी से। देखिए, बीजेपी ने, और खास तौर से पहली बार तो प्राइम मिनिस्टर ने ही शायद पार्लियामेंट में कहा था कि अब की बार 400 पार और 370 का उन्होंने नारा दिया था, और दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों अलग अलग वक्त में उन्होंने कही थी ये बात। और बीजेपी का जाहिर तौर पर जब कोई भी बड़ा लीडर बोलता है तो वो एक प्लानिंग के साथ और तैयारी के साथ बोलता है। तो 400 पार का नारा दिया। बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि 400 पार का नारा दे दिया गया तो जो सपोर्टर है बीजेपी के, उनको ये लगता है कि भाई मैं वोट करूं ना करूं 400 पार तो आएंगी ही। और जो अपोजिशन में है, या मतलब जो है दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स हैं, उनको लगता है कि हमारे वोट डालने से क्या होने वाला है, कौन सा पार्टी जीत जाएगी, जीत तो बीजेपी रही है। तो क्या मतलब ये बात जो है एक
हल्के मजाक की बात हो सकती है, मगर क्या इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है और क्या इस नारे का कुछ असर है? वजह क्या है वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है? कौन लोग घरों से नहीं निकले? क्योंकि देखिए एक बात और भी है इस बीच, जिसको मैं अक्सर कहता हूं और तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है। तो बीजेपी तो निकाल करके ला रही होगी अपने वोटर्स को, क्या बाकी पार्टी के लीडर्स जो जिम्मेदार होते हैं वहां पर बूथ तक लाने के लिए बस्ता वगैरह मिलता है, कुछ एक पूरा सिस्टम है उनका, क्या वो वाकई जागरूकता के साथ और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? जी, ऐसा बस्ता मिलता है। हाँ जी जी जी, कल के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो ये तो जी मनोविज्ञान है, जो जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। तो प्रधानमंत्री ने भी लंबी फेंक दी 400 पार। अरे कर्नाटक में भी इन्होंने कहा था 200 पार और 66 पे आके गिर गई है। 200 का मतलब अगर 66 होता तो 400 का 132 होता है। तो 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही। और सोचिए जनता पता ये बात कर रही, जनता कह रही है अगर 300 पार हो गए थे तो महंगाई बेरोजगारी इतनी कर दी, इतना बुरा हाल कर दिया देश का, ये 400 पार में क्या करेंगे? ये संविधान बदल देंगे 400 पार में, हमारी सांसें छीन लेंगे, उस पर भी टैक्स लगा देंगे। राहुल गांधी ने भी आज यही बोला, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अगर 400 सीटें इनकी आ गई तो ये संविधान बदलेंगे। जनता मतदान करने के लिए तैयार है, विपक्ष के साथ मतदान करेगी। और रही वोटिंग परसेंटेज की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि घरों से बाहर निकलिए, जाके वोट करिए अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। ये हमारा अधिकार है। कहीं ना कहीं भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वोट इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो लेट हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है। देख रहे कल भी हमारे गडकरी साहब को भी तबीयत खराब हो गई थी, उससे पहले कई प्रत्याशियों की तबीयत खराब हुई वोट कैंपेनिंग में भी, ऐसे जनता का भी। लेकिन ठीक है, अब जो हुआ हुआ, लेकिन हमको तो मतदान करना है। छतरी लेके आइए, आराम से आइए, पानी पी के आइए, लेकिन मतदान जरूर करिए। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, डॉक्टर बेलिया नाइक साहब क्या कहेंगे आप, किस तरीके से, क्योंकि देखिए वोटर जितना जागरूक और जिम्मेदार होगा उतना ही लोकतंत्र के लिए वो बेहतर है। वो किसी पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, इस देश की जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो ये जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र देश है, इसमें वोटर ही सबसे अहम भूमिका निभाता है। वोट डालेगा वो, तभी जाकर के मतलब जो है वो उसके नुमाइंदे चुने जाएंगे, हुकूमत बनेगी, एक पूरा सिस्टम है। कैसे जो है वो जागरूक किया जाए, कैसे उन्हें बेदार करके घरों से उत्साह जो है, एक छोटी सी चीज और थी जो मतलब पहले फेज के बाद हमने डिस्कस की थी, वो थी कि उत्साह जो है वो नजर नहीं आ रहा वोटर्स के अंदर। वजह क्या है, ये उत्साह की कमी क्यों है, और ये उत्साह कितना मतलब जो है वो नुकसानदेह है दोनों ही पार्टियों के लिए, मतलब बड़ी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बड़ी पार्टी इसलिए कि रूलिंग पार्टी है, वो जाहिर तौर पर आपसे ज्यादा नंबर है। जी नाइक साहब, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। आपने शायद म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर दीजिए उसको। जी हाँ जी, मैं तो अपील करता हूँ, कल जो इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरी चरण के इलेक्शन में जिसका वोट है, हर आदमी जाके, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, वोट कीजिए। वोट करना हमारा हक होता है, क्योंकि और ये इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव में हर कोई आके वोट करके उसका ये चुनाव मजबूत करने का और देश को आगे बढ़ाने का, तरक्की करने के लिए वोट करना जरूरी है। और मेरे तो बोलता हूँ इलेक्शन कमीशन जितना काम करना चाहिए जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, साथ में हर राजनीतिक दल को लेके ये इलेक्शन का इंपॉर्टेंस भी जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जनता वोट का वैल्यू तो जानते हैं, मैं तो जनता को कोई दोषी नहीं मानता हूं, मगर जितना पब्लिसिटी होना चाहिए और उसमें थोड़ा कमी है। और सभी है, धूप बहुत है, हमारे पास तो 45 डिग्री 50 डिग्री है। अब 50 डिग्री पे वोट डालने के लिए कैसा जाके खड़े रहे देख रहे हैं, तो सुबह सुबह जाके ये एक तरीके से पार्टी वर्कर्स का भी ये इम्तिहान है, ये वक्त है इम्तिहान का पार्टी वर्कर्स के लिए भी, जो जिम्मेदार होते हैं बूथ के, और तमाम लोगों का भी एक तरीके से इम्तिहान है ये, कि वो लाएं लोगों को घरों से निकाल करके लाएं। वो वोटर किसी का भी हो, वोट किसी को भी दे, जाहिर तौर पर वो उनकी मर्जी है वोटर्स की, मगर वो आना चाहिए पोलिंग बूथ तक। बिल्कुल ठीक है। शुभेंदु शेखर जी आखिर में क्या कहेंगे? हाँ अच्छा, कुछ और कह रहे हैं? तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ता उस पे लगे हैं। हम पार्टी के तरफ से हर कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं, जिसके बूथ में, जो बूथ लेवल पे है, बूथ लेवल के हर बूथ के बूथ कमिटीज जो लगाए हुए है, BLS जो हमारे हैं, वो जाके हर वोट जो 80 एंड एबो वोट्स तो पहले ही हो जाती, उसके बाद एम्प्लॉइज का वोट, उसके बाद जो भी नहीं आ सके तो फिजिकल हैंडीकैप से उसको भी सपोर्ट करके वोट दिलाने का काम तो वो पहले ही हो रहा है। उसके साथ साथ जो कल होने वाला है ये चरण में सब आके वोट। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी क्या कहेंगे, क्या जो ये नारा है इसका कुछ असर है, मतलब आपके वोटर्स के अंदर उनको लगता है कि जीत ही जाएंगे, हमारे वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप आखिर में? पहला तो ये कि 400 का टारगेट लिया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और काम करना चाह रहे हैं।
दूसरा, पहले फेज में 102 सीटें थी लगभग, और उसमें हम 42 सीटें लास्ट चुनाव में लाए थे, और हमने जो चुनाव हुआ है तो हमको लगता है 60 से ऊपर आएंगी अब हमारी। सेकंड में 89 सीटें हैं, हमारी पिछले चुनाव में 55 सीटें थी, 18 कांग्रेस की थी। अब की बार भी हम इसमें भी 89 वाले में हम 65 प्लस सीटें लेके आएंगे। ये हमारी कैलकुलेशन है 400 में। दूसरी चीज, सभी जनता के लोग, आप वोट जरूर देने जाइए। आपको कोई पार्टी समझ में नहीं आती है तो आप नोटा को वोट दीजिए, पर जरूर जाइए जरूर, और इससे देश को आगे बढ़त मिलेगी। पार्टी सरकार किसी की भी बने, देश को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, दिनेश जी क्या अपील करेंगे आखिर में, कम से कम अल्फाज में? मैं ये कहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग के जो भी प्रयास हैं जी, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अभाव है जनता में जागरूकता का। दूसरी बात, मैं नोटा का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तटस्थ रहना सबसे खतरनाक होता है। आप या इधर रहिए या उधर रहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मगर वो तो ये है कि इस बार नोटा को डाल रहे हैं तो अगली बार किसी लीडर को डालेंगे। लेकिन बहरहाल आइए, जरूर बात ठीक है इनकी भी कि भाई नोटा को डाल करके अपना वोट क्यों खराब कर रहे हैं, आप किसी को वोट दीजिए। ठीक है साहब, जो आपके हिसाब से कम खराब हो उसको वोट दीजिए। ठीक है, चलिए बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। शुभेंदु शेखर जी आपका, नाइक साहब आपका, गौरव जी आपका, दिनेश जी आपका, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। दो बातें हैं। पहली बात तो लीडर्स के लिए है कि सोच समझ करके बोलना जरूरी है, बहुत सोच समझ करके। हालांकि बड़े लीडर्स हैं मेरा ख्याल के जो है वो पहले से सोच समझ करके ही बोलते हैं, उन्हें पता है कि उनके बोलने नहीं बोलने से या क्या बोलने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा। मगर फिर भी हम अपील करेंगे, जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम लीडर्स से अपील करेंगे कि सोच समझ करके बोलें, क्योंकि आप बोल करके निकल जाते हैं, जो आम लोग हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन पर असर पड़ता है, कशीदगी बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह कि कल दूसरे फेज का यानी जुमे के रोज दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन जिन सूबों के अंदर जिन जिन सीटों पर भी पोलिंग होनी है या वोटिंग होनी है, उन तमाम जिम्मेदार वोटर से मेरी अपील है, पूरे चैनल की अपील है कि वो अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं और वोट जरूर डालें। आपने प्रोग्राम देखा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।